बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2020 का पेपर 2 हम करेंगे और पेपर 2 के अंदर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 लेक्चर्स वो आपको मिल जाएंगे कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और उन 2 लेक्चर्स को अगर आप ध्यान से वॉच करें और उसको देखें और उसकी प्रैक्टिस करें तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो भी क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन पेपर में किस तरीके से ये सवाल आता है और इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी आपको आसान लगेगा। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ही रिलेटेड है और देखते हैं ये क्या है। So Chipo owns a manufacturing business which produces product S. She provided the following information for the year ended 30 April 2020. तो चीपो ने एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसका प्रोडक्ट एस जो है वो ये बनाती है बेसिकली। और ये इंफॉर्मेशन इन्होंने 30 अप्रैल 2020 की आपको दी है। रेवेन्यू इन्होंने बताया आपको कि रेवेन्यू $254,000 का रेवेन्यू है। उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपका जो है वो 46,000 दिया हुआ है। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, देखिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि समटाइम्स ये होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कि हम चीज़ें बनाते भी हैं, जो हम बनाते हैं वो फिनिश गुड्स कहलाती हैं और उसी से मिलती जुलती चीज़ें हम बाज़ार से भी बनी बनाई ख़रीद लेते हैं। तो आपके पास 2 किस्म की चीज़ें हैं इस एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर। कुछ आप बना रहे हैं लेकिन बनी बनाई चीज़ें भी आपने मार्केट से ख़रीदी हैं और वो $59,000 की हैं। तो उसके बाद कहता है वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स के फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो वो उनकी वेजेस जो है 38,250 बनती है। एंड रॉयल्टीज पेड टू द इन्वेंटर ऑफ प्रोडक्ट एस, के प्रोडक्ट एस को जिसने इन्वेंट किया उसको आप रॉयल्टीज पे करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर अगर आप मेरा देखें जाके तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट बनती है। ये प्राइम कॉस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बन रही थी। उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर थी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। ये 3 चीज़ें मिलके आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है। और मैंने बताया था कि एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी कि रॉयल्टीज़ जो हैं, जो आप जो भी अगर प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि फ्रेंचाइज अगर हम लेते हैं, लाइक मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गई, नैंडोज हो गया, इंटरनेशनल अगर आप इस किस्म की, जो टोयोटा आप देख रहे हैं कि इंडस मोटर कंपनी जो पाकिस्तान में बनाती है, टोयोटा के इसके अंदर स्टेक है बेसिकली, तो इसकी भी रॉयल्टी पे होती है। तो अगर आप इसको देखेंगे जाके तो इस किस्म के प्रोडक्ट जो है कि जहाँ पर जो प्रोडक्ट बेसिकली कोई और ओन करता है और आप उस पर काम करके उसको आगे सेल आउट करते हैं, तो उसके अंदर फिर रॉयल्टीज़ का कंसेप्ट आता है। तो फ्रेंचाइजीज वाले बिजनेस में इसी तरीके से चीपो जो बिजनेस कर रही है, इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि प्रोडक्ट एस जो है वो दी हुई है और प्रोडक्ट एस के अंदर इसी किस्म की चीज़ें आ रही हैं कि ये भी एक्चुअली किसी इन्वेंटर ने बनाई है और उसको रॉयल्टी आप पे कर रहे हैं। तो रॉयल्टी पे करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के साथ जब इसको प्लस करेंगे तो ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। और प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीज़ें लग रही हैं। तो एज आई टोल्ड इन माई 2 लेक्चर्स, आप जाकर देखें, बहुत डिटेल्ड से हमने इसको पढ़ा है कि 3 कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर। एक तो मटेरियल आ गया आपका, मटेरियल के अंदर आपके बाद लेबर आ गई और लेबर के बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए। जितने भी इनडायरेक्टली तौर पे उस प्रोडक्ट में चीज़ें लग रही हैं वो सारी की सारी जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड आएंगी। तो वो आपको बहुत एट लेंथ जो है मेरे लास्ट लेक्चर्स आप देखें तो आपकी सिंपल, बल्कि लास्ट लेक्चर में तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर ही पूरा समझाया था कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर किस किस किस्म की चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो वो आप देखें तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर आप मुस्तकिल देख रहे हैं तो फिर तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई हमारी। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस जितने हैं आपको पता है कि इनडायरेक्ट ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ जाएंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ गया। रेंट एंड इंश्योरेंस जो है, इसके आगे फैक्ट्री का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं है, तो देखते हैं आगे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर चीज़ इसने कोई दी हुई है तो ठीक है।
अगर नहीं दी हुई होगी तो फिर हम इसको यही समझेंगे ये ऑफिस से रिलेटेड है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट, के फैक्ट्री की मशीनरी आपको दी हुई है, और फैक्ट्री मशीनरी के बाद इसने प्रोविज़न भी आपको दे दिया कि अब तक जो है 21,600 का आप इस मशीनरी को डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो इसका मकसद है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट आ जाएगी, और फिर देखते हैं डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री, मैंने बताया था आपको कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर यही फ़र्क होता है। एक फ़र्क ये होता है बल्कि कि उसके अंदर इन्वेंट्री एक होती है जिसको आप एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो आपको 3 टाइप की इन्वेंट्रीज मिलती हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए आपको ऊपर दी हुई है, इसने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ देखते हैं ऊपर, आई थिंक दी हुई है, नहीं दी हुई है इसने, बल्कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट हुआ है। और ये रॉ मटेरियल की 1 मई 2019 को आपने ये वाली इन्वेंट्रीज की पोजीशन आपको बता रहा है। ये 2019 का मकसद है ये ओपनिंग हो गई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो 30 अप्रैल 2020 है। तो 20 का मकसद है कि इनका साल शुरू मई 1 2019 से हो रहा है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं आपको दी हुई हैं तीनों। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखें फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये जो मेथड होता है आपको पता है कि जो भी कॉस्ट दी हुई होगी उसके अंदर से जितना भी अब तक वो डेप्रिशिएट हो चुका है वो माइनस करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। तो बुक वैल्यू के ऊपर हम अगर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। वो इसने इसीलिए आपको देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया था। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस को बताते हैं इज टू बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस। तो आप देखें यहाँ क्लैरिटी आ गई, यहाँ क्लैरिटी क्या आई कि फैक्ट्री जो है उसको 50% जाएगा और ऑफिस को 50% जाएगा। तो रेंट, अगर आप रेंट एंड इंश्योरेंस को देखें तो रेंट एंड इंश्योरेंस आपको मिलेगा जनाब 28,000 का। तो 28,000 को अगर हाफ कर लें तो 14,000 जो है वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, और 14,000 जो है वो जनरल एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे ऑफिस का एक्सपेंस वहां आ जाएगा। चलें ये भी क्लैरिटी हो गई। द एनुअल सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर इज 28,500 के फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी, और सुपरवाइजर की सैलरी आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाती है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का एक आइटम इसने और बता दिया। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपको बताता है। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल बिकने से, रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल नहीं हुआ प्रोडक्शन के अंदर वो $3,000 का है। वर्क इन प्रोसेस का मकसद है कि वो काम जो अभी प्रोसेस में है बन के तैयार नहीं हुआ वो अभी 5590 है, और फिनिश गुड्स जो बिकने से बच गई वो हैं 7885 की। तो 3 चीज़ें आपने उसने आपको दे दी। उसके बाद कहता है प्रिपेयर छिपोइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020 के आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को कह रहा है। फॉर्मेट आपको गिवन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का, और बड़ा सिंपल है। अगर आपकी समझ में आ गया है, आपने देख लिया है तो बड़ा सिंपल होगा। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले रॉ मटेरियल को हम देख लेते हैं, रॉ मटेरियल यूज्ड कि रॉ मटेरियल यूज़ कितना हुआ, फिर डायरेक्ट लेबर को हम देख लेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को देख लेते हैं। तो अगर आपने सवाल का पोस्टमार्टम ढंग से कर लिया है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे बनेगा। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री उसने आपको दी हुई है, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री 3120 उसने आपको दी है। ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसको आप प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से आप एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो उसने आपको ये दी है 3000 ये माइनस करेंगे तो रॉ मटेरियल यूज्ड आपके पास आ जाएगा कि रॉ मटेरियल एक्चुअली यूज़ कितना हुआ है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर आपको निकालनी है। तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑपरेटिव इसने 38,250 आपको दिया हुआ है, ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी की सूरत में, देखें ये इसका ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि रॉयल्टीज़ को कहाँ पर लिखें। तो रॉयल्टीज़ भी डायरेक्ट एक्सपेंस है जो उस प्रोडक्ट का पार्ट बन रहा है, क्योंकि देखें अगर ये प्रोडक्ट होती ही नहीं जिसने इन्वेंट की है, अगर आप उसको उसकी रॉयल्टी नहीं देंगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाएं।
तो जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी तो मटेरियल, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं कि ये नहीं होगा तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती, इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कॉस्ट के साथ, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसको आप प्लस कर लें उसमें ले जाके तो आपके पास प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। इसने आपको चीज़ें दे दी हैं, फ्यूल फैक्ट्री की जनरल एक्सपेंस भी दे रहा है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दें 5325, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। रेंट एंड इंश्योरेंस 14,000 जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। फैक्ट्री की मशीनरी 60,000 है, 60,000 में से 21,600 को माइनस करें तो 60,000 में से अगर आप 21,600 को माइनस कर देते हैं तो 38,400 आता है। 38,400 का 20% निकाल लें, क्योंकि 20% जो है उसने आपको कहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर अप्लाई करता है वो, तो 20 के परसेंटेज कितना आ जाएगा देख लेते हैं अभी। ये 20% ये आ गया, इसका 20% निकाल लें तो ये आपके पास 7680, ये 7680 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको प्लस कर दें 787680, ये आ गया। फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी भी उसने आपको नीचे अभी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसने आपको बताया है, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी जो है उसको, ये सैलरी आ गई देखें, इसको प्लस कर दें फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। इन सबको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस में से मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कर दें, देखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, इसको प्लस कर दें, इसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ एक प्रैक्टिकल जो हमने बातें करी हैं, ताकि आप फॉर्मेट भी हाथ के हाथ देख लें कि वो चीज़ें यहाँ किस तरीके से आ रही हैं, इसको आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा कि कैसे करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। छिपो आ गया, देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये पहला टाइटल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने आपको कहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया हुआ है उसको प्लस कर दें, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्जाम में दी हुई है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको माइनस कर दिया आपने तो आपके पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। डायरेक्ट वेजेस जैसे मैंने कहा था देखें दी हुई है 38,250, और इसमें देखें डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टीज, इसने इसको प्लस कर दिया लाके, तो इन सबको प्लस किया तो फैक्ट प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 92,560। फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी देखें 28,500 दी हुई थी, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं वो आ गई। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस हमने ऐसे कैसे उठा लिए, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर ऐसे का ऐसे उठा लिया। रेंट एंड इंश्योरेंस मैंने आपको 14,000 बताया था वो आ गया। 20% डेप्रिसिएशन मैंने आपको निकाल कर दिखाया 7680, देखें 7680 आ गया। इन सबको आपने प्लस किया, ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपका। इन तीनों को जमा किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये आ गया कि ये आपने टोटल कॉस्ट आपकी लगी। इस टोटल कॉस्ट में से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को, देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को क्यों प्लस करेंगे आप, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को इसलिए प्लस करेंगे कि टोटल आपकी मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, फैक्ट्री ओवरहेड, तो टोटल इतना आपने माल जो है प्रोडक्शन के अंदर लगाया। लेकिन पीछे साल से, जो पिछले साल जो जब आपकी जो ओपनिंग था, जब साल आपका शुरू हुआ तो उस वक्त पीछे से कुछ माल आपके पास बन रहा था। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, से फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर में कुछ टेबल्स, कुछ हम टेबल्स बना रहे थे पिछले साल के अंदर, उसमें से कुछ टेबल्स अभी कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। मजीद हमने टेबल्स इस साल जो बनाई तो उसके अंदर मटेरियल इतना लगा, वुड हमारी इतनी लगी, लेबर हमारी इतनी लगी, मजीद ये एक्सपेंसेस लग के टोटल इतना काम हमारा हो गया। इसके अंदर ओपनिंग जो टेबल्स थी वो आप प्लस करेंगे। कुछ टेबल्स मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि ये 100 टेबल्स बनानी आपने शुरू करी, लेकिन शुरू के अंदर 5 टेबल्स आपकी जो हैं वो उस पे पिछले साल से आई हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा आप काम करेंगे तो वो बन जाएंगी। तो आपको प्लस करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि पीछे जो आई थी उस पर भी काम हो रहा था, मजीद आपने इतना काम इन पे करा, तो टोटल उठा के इसको प्लस कर देंगे। और इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो बच गया, अब मजीद अगेन एग्जाम्पल समझने के लिए कि टेबल्स हैं और टेबल्स अभी तैयार नहीं हुई, तो 5590 की टेबल्स ऐसी हैं
कि जो अभी तैयार नहीं हो। देखिए दो फिगर है 5400, 5590। आप यहाँ अपने सवाल के अंदर भी देख लें, ओपनिंग और एंडिंग से आपको समझ आ जाएगा। देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5400 है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो कितना है 5590 है। ये दो फिगर आपकी समझ में आ रही होंगी, 5590, 5400। इसको माइनस करेंगे, ओपनिंग को प्लस करते हैं, लॉजिक मैंने आपको समझाई, और एंडिंग को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है आपके पास। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आती है वो ये आ गई आपके पास के टोटल जो माल बना है आपके पास उसकी कॉस्ट जो है 152375 आ गई। इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं इसको, कि जो माल बना रहे थे उसकी लागत कितनी आई, ये आपके पास समझ में आ गया। मजीद फिर हम देखते हैं वो एग्जाम्स के अंदर आपसे और क्या पूछता है आगे एग्जामिनेशन। ये बड़ा सिंपल था, इसमें रॉयल्टी की टेक्निक एक थी। देखिए बाकी चीज़ें सारी सिंपल है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो पेपर कराया था कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था और मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज की वेबसाइट के ऊपर जो स्पेसिमेन पेपर है जो उन्होंने दिया है फॉर एग्जाम 2020 एंड ऑनवर्ड्स, उसके अंदर वो आप पूरा पेपर ज़रूर कीजिएगा याद से। मैंने आई थिंक 2 सवाल कराए हैं, बाकी भी फिर हम उसको कराएंगे, तो आप भी अपने तौर पे उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम्स के पैटर्न समझने में आपको आसानी होगी। आगे कहता है रिक्वायरमेंट बी में कहता है प्रिपेयर छिपोइज इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020 के छिपो का आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं, और ट्रेडिंग अकाउंट्स का बना लें तो इनकम स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है इनकम स्टेटमेंट बनाने में। इनकम स्टेटमेंट की चीज़ें हमें पता है, क्या इनकम स्टेटमेंट की चीज़ें हैं कि हमें रेवेन्यू दिया है और रेवेन्यू हम निकाल लेंगे। रेवेन्यू के बाद रेंट एंड इंश्योरेंस हमें पता है कि रेंट एंड इंश्योरेंस का 14,000 का पार्ट है। रेवेन्यू हमें 254,000 इसने दे दिए हैं, और ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी हमारे पास है। जो माल हमने बनाया उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से रह गया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। रेवेन्यू उसने हमें दे दिए हैं और बाकी एक्सपेंस इसने हमें बता दिया है। एक्सपेंस के अंदर हमने देखा रेंट एंड इंश्योरेंस का एक एक्सपेंस है जिसका 50% यानी 14,000 हमने देखा है, तो ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाइड की थी। हम यहाँ अगर देखते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है तो देखें रेवेन्यू उसने आपको दिए में 254,000 के आ गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सवाल में दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी आपने निकाली है। इसमें परचेज ऑफ को, हाँ एक आइटम रह गया था परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ माल आप बना रहे हैं, कुछ माल बना बनाया उसने मार्केट से ले लिया है, तो इसको जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हो तो इसको याद से यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो आप इसको यहाँ ज़रूर लिखें उठा के। और जब ये सब मिल जाएंगे तो अवेलेबल फॉर सेल आ गया, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने आपको दी हुई है, जो माल बिकने से रह गया वो माइनस कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकालें तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। अच्छा इसने मांगा भी ट्रेडिंग सेक्शन है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन मांगा है, इसलिए फिर हमारे पास एक्सपेंसेस हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की, हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालना है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन यहीं तक रहता है। अगर ये हमसे आगे कंप्लीट बनाने को इनकम स्टेटमेंट कहता तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमारे रेंट एंड इंश्योरेंस हैं 14,000 के वो भी हम माइनस कर देते, लेकिन क्योंकि इसने स्पेसिफिक जोड़ दिया है, ये भी बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसको आप जहन में रखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन अगर आपको दे तो ग्रॉस प्रॉफिट तक लाके छोड़ दीजिएगा, और अगर वो कहता है फुल इनकम स्टेटमेंट बनाए तो फिर माइनस कर दीजिएगा, तो वो वहीं रह गया, उसको हम टच नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। लाइफ इज सिंपल, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे भी इसने अगर हमसे कुछ मांगा है, आई थिंक सी रिक्वायरमेंट्स भी है, वो हम देख लेते हैं क्या कहता है। ये सी में कहता है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग ए टिक इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड इंक्रीज और डिक्रीज द चीपो इज ग्रॉस प्रॉफिट, के चीपो का ग्रॉस प्रॉफिट इन एक्शन की वजह से बढ़ेगा या घटेगा। देखते हैं क्या है। नंबर 1 कहता है इंक्रीज वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, के अगर फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस करती है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल यूज, के रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, उसके बाद फैक्ट्री की लेबर, डायरेक्ट लेबर कितनी है या डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे हमने रॉयल्टी देखा,
वो आ जाएगा। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करते हैं, और इनडायरेक्ट जो वेजेस फैक्ट्री सुपरवाइजर की वेजेस हैं वो एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ रहा है तो इसका मकसद है कॉस्ट बढ़ रही है, और अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर कम हो जाएगा। कहता है रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, के ट्रेड डिस्काउंट जो हम कस्टमर्स को देते हैं अगर उसे रिड्यूस करें तो क्या होगा। देखिए ये बड़ा सिंपल है, आपको पता है, एक आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में से लेस क्या करते हैं आप, माल अगर आप बेच रहे हैं और आप ट्रेड डिस्काउंट का मकसद है कि पैसे आपको कम मिल रहे हैं। और ट्रेड डिस्काउंट, जैसा कि मैंने एक लेक्चर है मेरा ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, आप जाके अगर मल्टीपल एमसी क्यूज के क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल से मैंने ये बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके एमसीक्यूज से रिलेटेड, बल्कि ओ लेवल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने बेड डेट्स को भी डिस्कस किया है, एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है, वो तमाम लेक्चर्स आप देखें, आपके बहुत काम के हैं वो लेक्चर, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने देखा था कि बल्क के अंदर जब हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, जो लोग हमसे ज़्यादा माल खरीदते हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये सिर्फ इनवाइस के ऊपर होता है। लेकिन क्योंकि डेफिनेटली अगर 100 रुपये की चीज़ है और आप 20 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको 80 रुपये मिल रहे हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ बेच के 15 रुपये का डिस्काउंट दें, आप कम कर दें, तो आपको 85 रुपये मिलेंगे। 85 का मकसद है क्या, रेवेन्यू आपका बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका। तो ट्रेड डिस्काउंट को कम करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो फिर ग्रॉस मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। तो ये वाला पार्ट इस तरीके से हो गया। मजीद देखते हैं कि क्या कहता है। आगे कहता है चिपो इज कंसिडरिंग कन्वर्टिंग हर सोल ट्रेडर बिजनेस into a limited company because she thinks this will make it easier for her to obtain finance for future expansion। वो कहती है इस वक्त जो सोल ट्रेडर मॉडल है इसका, कहती है अगर इसको हम चेंज करके वो अगर लिमिटेड कंपनी के अंदर चली जाती है ये खातून, तो वो कहती है कि ये उसकी ज़िंदगी आसान करेगा, और उसको जो फाइनेंस चाहिए, क्योंकि शी हैज़ प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, शी वुड लाइक टू मेक एक्सपेंशन, कि अपने बिजनेस को ये आगे लेकर जाना चाह रही हैं। उसके अंदर इसको लगता है फाइनेंस जो है ना एक प्रॉब्लम है, तो अगर मैं इसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देती हूँ तो मेरे लिए फाइनेंस, बैंक भी मुझे आराम से फाइनेंस करेगा। बैंक के अलावा देखें लिमिटेड कंपनी का एक एडवांटेज ये होता है कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, फिर आपके शेयर्स भी आप शेयर्स के थ्रू पैसा आपके पास आ जाता है। तो ये पूछ रही है आपसे कि बताएं क्या करें। पूछता क्या है, एडवाइस चीपो वेदर और नॉट शी शुड कन्वर्ट हर बिजनेस टू ए लिमिटेड कंपनी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनेंस, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या आप इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लें और डिसएडवांटेजेस करके बताएं कि क्या होता है। देखिए मेजर एडवांटेज तो इसको ये होगा कि जब ये अगर चली जाती है उस बिजनेस के अंदर, लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो क्या होगा कि इसके लिए फाइनेंस वाकई आसान होगा। और नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग टाइप के जो बिजनेस होते हैं, जिस स्केल के ऊपर ये कर रही है कि इसके पास मशीन्स भी हैं, फैक्ट्री पूरी ये चला रही है, तो उसमें वो नॉर्मली लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में ही कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं। उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, आपकी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बिक रहे होते हैं, तो फंड जो है वो इजी हो जाता है। सेकंड ये होता है कि जो लेंडर्स होते हैं आपके बिजनेस बैंक्स वगैरह हैं, क्योंकि आप रेगुलेटर के पास चले गए। रेगुलेटर का मकसद ये हो गया कि जब तक आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं, आप बादशाह हैं जंगल के, आपका जो दिल चाहता है, बादशाह हैं, क्यून हैं, शहजादी शहजादे हैं, आपका जो जेंडर है उसके हिसाब से आप फिट कर लें अपने आप को कि आपका जो दिल चाहता है आप करें। आपका रेगुलेटर जो आपके मुल्क में जो भी रेगुलेटर है उसके वो इतनी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं होंगी। आप टैक्स ज़रूर दे रहे होंगे लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं होंगी, क्योंकि आप सारा रिस्क आपके ऊपर है। सारा रिस्क आपके ऊपर क्यों है, क्योंकि अगर बिजनेस आपका फ्लॉप होता है तो वो आपकी पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएंगे। जिन लोगों से आपने पैसा लिया है वो फिर आपका घर भी बिकेगा, आपकी तमाम चीज़ें बिकेंगी। जो आदमी कारोबार कर रहा है उसके पर्सनल एसेट्स पर नहीं होते, सब कुछ बिजनेस की नज़र हो जाता है कि आपको पर्सनल एसेट्स बेच के कर्जे उतारने होंगे। तो आपकी मर्जी है यहाँ पर। ये अगर उसका डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज उसका ये है कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर आज़ाद हैं, आपको जो फैसले हैं करने हैं आप फैसले करें। लेकिन जब आप लिमिटेड कंपनी के अंदर जाएंगे तो ये फ्रीडम आपसे छिन जाएगी। फ्रीडम क्यों छिनेगी, क्योंकि जो लोग शेयर्स खरीदेंगे माइनॉरिटी, कुछ लोग ऐसे होंगे वो शेयर्स खरीदते फिर बोर्ड के ऊपर भी आएंगे, उनके भी डिसीजन की इम्पोर्टेंस होगी। एसईसीपी पाकिस्तान के अंदर या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो जो भी रेगुलेटर है
वो रेगुलेटर जो है वो आएगा, वो आके फिर आपसे अपने हिसाब से चीज़ें देखेगा, उसके टैक्स का स्लॉट अलग होगा और डिफरेंट लोग जो है उस बिज़नेस को मॉनिटर कर रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर बिज़नेस आम पब्लिक का पैसा लग रहा है और जब पब्लिक का पैसा लगेगा तो उस पैसे की सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट किस्म के रेगुलेशंस जो हैं वो आते हैं और रेगुलेटर जो है उनको मॉनिटर कर रहा होता है। तो आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी डिसीजन मेकिंग की। एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको फंड्स जो है इजीली मिल जाएंगे, बैंक से भी पैसा मिल जाएगा, आप शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर्स से भी पैसा आपके पास आ जाएगा। ये आपके एडवांटेजेस हैं। आपका आपके डिफरेंट डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर विजडम और लोगों को भी शामिल हो जाएगी एक्सपेंशन के अंदर, ये भी इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज के अंदर ये है कि फ्रीडम आपकी नहीं होगी इतनी, आप जिस फ्रीली तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप बिजनेस कर लेंगे वो इतना आसान नहीं होगा और रेगुलेटर जो है वो आ जाएगा, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जो भी लॉज हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मोटे मोटे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस इनके साथ हैं। खातून को ये करना चाहिए कि वो ये देखें कि किस हिसाब से जो एडवांटेजेस हैं अगर ज़्यादा हैं तो फिर वो एडवांटेजेस के हिसाब से फैसला कर लें कि लिमिटेड कंपनी में ले जाएं, और अगर उनको लगता है कि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो फिर वो सोल ट्रेडर के फॉर्म के अंदर अपना बिजनेस करें। ये तो एक ब्रॉडर मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया। आपने यहाँ भी देखें क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सच एज चीपो which requires machinery as well as premises would usually operate as a trading company, limited company, जो मैं आपको बताकर आया कि नॉर्मली इस स्केल के बिजनेस जो होते हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉर्मली ऑपरेट करते हैं लिमिटेड कंपनी में। चिपो वुड बी एबल टू रेज मनी बाय इशूइंग शेयर्स, जैसे कि मैंने कहा कि रजिस्टर्ड हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी, तो फिर शेयर्स आप इशू करेंगे, वहाँ से पैसा आ जाएगा। इट मे बी इजियर फॉर चीपो टू ऑब्टेन फाइनेंस फॉर द proposed expansion if the business is a limited company। तो इसके लिए आसान होगा, बैंक लेंडर भी आपको आराम से दे देंगे पैसा। और ये एक एडवांटेज है, इफ चीपो कन्वर्ट्स अ बिजनेस टू ए लिमिटेड कंपनी हर पर्सनल एसेट्स विल बी सेफर। ये और एक एडवांटेज होगा क्योंकि जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है उसमें जितना आपने पैसा लगाया है उस ही की हद तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके अलावा आपके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो सेव रहेंगे आपके, तो ये एक एडवांटेज है। इफ चीपो कंटिन्यूज टू मैन्युफैक्चर एज ए सोल ट्रेडर द लेंडर कुड टेक हर पर्सनल एसेट्स इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर इनसफिशिएंट टू कवर एनी लॉन्स, कि अगर वो एज ए सोल ट्रेडर कंटिन्यू करती है इस बिजनेस को और लेंडर जिन्होंने पैसा दिया है अगर ये बिजनेस लॉस में चला जाता है तो इसके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो भी इसके बिक सकते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस के एसेट्स से वो लोन कवर नहीं हो रहा है। तो ये डिसएडवांटेजेस फॉर्म के अंदर, एडवांटेजेस इस मायनों में कि उसके एसेट सेफ हो जाएंगे, उसी की रोशनी में उसने बताया आपको कि उसका क्योंकि डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज उसको यहाँ ये मिलेगा कि उसके पर्सनल एसेट सेव हो जाएंगे। डिसएडवांटेज ये है कि द लेंडर इज लाइकली टू रिक्वायर सिक्योरिटी ओवर द कंपनीज एसेट्स, के लेंडर जो होगा वो एसेट्स को मॉर्गेज भी कर लेगा कि वो पैसे आपको देगा तो कंपनी के एसेट्स को मॉर्गेज फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में वो ले लेगा। तो आपके एसेट्स जो हैं वो बैंक के पास हो जाएंगे। उसके बाद द लेंडर कुड टेक ए पोजीशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इफ पेमेंट्स वर नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड टर्म्स, कि लेंडर जो है वो एसेट्स ले लेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। और इनका जो एक्सपेंशन का प्लान है वो पूरे का पूरा फारिग हो जाएगा अगर बिजनेस नहीं चलता है तो। देयर विल बी कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेटिंग अप द रनिंग लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, आसान नहीं होती है। इसमें एक तो शर्त ये होती है कि आपके एक सर्टेन जो भी पेडअप कैपिटल है उस पेडअप कैपिटल का सर्टेन परसेंटेज जो है ना वो आपको पूरा करना है, आप खुद लगाएंगे उसके बाद आप जा सकते हैं लिमिटेड कंपनी में। जबकि आपको ये लग्जरी हासिल है सोल ट्रेडर में कि आप जितने पैसों से दिल चाहे जो है वो बहुत कम अमाउंट से अभी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। ये एक चीज़ आ गई इसके अंदर। बाकी फिर इसको फाइनली आप जब लिखें, आखिरी सेंटेंस इसमें लिख दें उठा के कि जो डिसीज़न है बेसिकली वी वुड एडवाइस के जो चीपो है उसको जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के कि वो लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर वो जाती है तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो शी मस्ट, आई मीन टू से शी शुड लुक कि उसको देखे जाके, विजिट ऑल ऑफ द थिंग्स केयरफुली
और अगर उसको लगता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो वो लिमिटेड कंपनी में चला जाए, और उसको लगती है कि नहीं डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो फिर वो एज ए सोल ट्रेडर कंटिन्यू करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को पढ़ा। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बहुत आसान है, इसमें दो तीन चार चीज़ें बस अगर आपने सीख ली हैं तो आपकी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल होगी, इस सवाल में आसान होगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। कुछ टर्म्स आपको सीखनी है, कुछ पैटर्न है, बने बनाए फॉर्मेट हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर दें, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ओपनिंग फिनिश गुड्स को ले लें उठा के, उसमें अगर कोई रॉ ओपनिंग फिनिश गुड्स आपने ख़रीदी है वो प्लस कर दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसमें प्लस कर दें उठा के, ये आपके पास जो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, रेवेन्यू में से उसको माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सपेंसेस दिए में माइनस कर दें, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। नॉर्मली वो एक डेप्रिसिएशन वगैरह की ट्रीटमेंट आपको आती है, तो जो नॉलेज आपके पास है अगर उसमें थोड़ी सी चीज़ें आप प्लस करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। और फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। इसमें हम आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। क्लचेंज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, उसमें और बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको भी देखें, अपने साथियों को भी बताएं। जो नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं उसको स्प्रेड करने में आप लोग भी हमारी हेल्प करें, और वी वुड बी मच मोर हैप्पी कि आप कमेंट्स में लिखें। आपको जैसे आज जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का है, उसमें आप जो भी लिखते हैं, मेरे पास टाइम होता है तो आई ट्राई कि उसके ऊपर लेक्चर बनाऊं, तो अपने कमेंट्स दीजिएगा। आपको कोई भी चीज़ एग्ज़ाम के अंदर अगर मुश्किल लगती है तो कमेंट्स के अंदर लिखें, हम स्पेशली उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।